डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक डिफरेंट टाइप की रिएक्शन है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता। और ये रिएक्शन है, ये एक तरह से सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें लिगेंड एक्सचेंज होते हैं। और जनरली जो लिगेंड एक्सचेंज की जो रिएक्शंस होती है उनमें बॉन्ड, मेटल और लिगेंड के बीच का बॉन्ड है वो ब्रेक होता है जनरली। लेकिन कुछ रिएक्शंस इस प्रकार की भी होती हैं जिनमें ये मेटल लिगेंड बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहता है। और साथ में हम जो कॉम्प्लेक्स के टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस फॉर देयर काइनेटिक स्टेबिलिटी, इनर्ट एंड लेबाइल, तो उनको हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस विदाउट ब्रेकिंग मेटल लिगेंड बॉन्ड्स। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा कि इस प्रकार की रिएक्शंस जिनमें मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं होता और रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है, फॉर एग्जांपल एक कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स है जिसमें 5 एमीन लिगेंड बॉन्डेड है और साथ में कार्बोनेट लिगेंड है वो बॉन्डेड है। जब इसकी रिएक्शन हम एसिडिक मीडियम में या एसिडिक एक्वस मीडियम में कहें, H3O+ से जब इसकी रिएक्शन होती है तो ये एक प्रकार से एक एक्वा कॉम्प्लेक्स है वो फॉर्म करता है और साथ में H2O और CO2 एज ए बाई प्रोडक्ट हमें प्राप्त होते हैं। इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करें तो सबसे पहले स्टेप में जिसमें कोबाल्ट और जो कार्बोनेट लिगेंड का ऑक्सीजन जो कोबाल्ट के साथ बॉन्डेड है उस ऑक्सीजन का प्रोटोनेशन होता है बाय द H3O+। और उसके बाद जो ये एक ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होती है और उसके बाद CO2 और H2 ये डिपार्ट हो जाते हैं बाय द बॉन्ड ब्रेकिंग और एक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स हमें प्राप्त होता है। फर्दर इसका प्रोटोनेशन होता है और हमें एक एक्वा कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो रिएक्शन मैकेनिज्म है ये कार्बोनेटो कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट का, और इसमें कोबाल्ट और ऑक्सीजन ये बॉन्डेड है। H3O+ का टेक इस वाले ऑक्सीजन पे होता है और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कार्बोनेट लिगेंड का जो CO2 पार्ट है, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है और CO2 मॉलिक्यूल यहाँ डिपार्ट होता है। और यहाँ पर हम देखें कि जो H3O+ यहाँ बॉन्डेड हुआ है ऑक्सीजन के साथ में, इसमें से जो H2O मॉलिक्यूल है वो बाहर निकल जाता है और फर्दर हमें एक हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है और इसका फर्दर प्रोटोनेशन होता है और एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट हमें प्राप्त होता है। इसमें हम कहते हैं कि जो कोबाल्ट और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है वो इंटैक्ट रहता है, डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसको हम जो प्रूव करने की बात करें, किस प्रकार प्रूफ किया है हमारे पास, तो इसके फेवर में जो एविडेंस है वो ये है कि जो H3O+ जो यहाँ पर हमने लिया है इसका ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन 16 है। जब हम इसको इसके आइसोटोप ऑक्सीजन 18 से रिप्लेस करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं कि जो मेन प्रोडक्ट और जो बाई प्रोडक्ट्स हैं उनमें किन में ऑक्सीजन 18 फाइंड आउट होता है और किन में नहीं होता। तो उसके बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये बॉन्ड इंटैक्ट रहता है। तो जब हम इसको रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पर जो H2O फॉर्म होता है, H2O फॉर्म होता है, इसमें ऑक्सीजन 18 पाया जाता है, जबकि कार्बन डाइऑक्साइड में सिंपल ऑक्सीजन 16 होते हैं दोनों। और जो एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स बनता है आफ्टर प्रोटोनेशन ऑफ हाइड्रोक्सो कॉम्प्लेक्स, तो यहाँ पर भी जब हम एग्जामाइन करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन 16 ही पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑक्सीजन है H3O+ का, ये जो फाइनल प्रोडक्ट जो बन रहा है एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स, इसमें नहीं पाया जाता। फर्दर हम देखें कि जो ये रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो एक एक्वेटेड कॉम्प्लेक्स है, एक्वा कॉम्प्लेक्स है,
और जनरली हमने जो एसिड हाइड्रोलिसिस रिएक्शन पढ़ी थी, डिस्कस की थी, तो उसमें भी एक्विटेड कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, लेकिन वहाँ पर और यहाँ पर काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं। ये जो रिएक्शन है इसको हम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर निकलती है। अब हम सेकंड एग्जांपल की बात करें तो जो एक्विटेड कॉम्प्लेक्स है उससे हम नाइट्राइटो कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग ऑफ द मेटल एंड लिगेंड बॉन्ड। तो यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो रहा है नाइट्राइटो, इसको यदि हम देखें तो यहाँ पर एक्विटेड कॉम्प्लेक्स के साथ जब नाइट्राइटो लिगेंड को इंट्रोड्यूस करवाते हैं सॉल्यूशन में, तो ये जो H2O है ये डिपार्ट हो जाता है और जो नाइट्राइटो लिगेंड है वो यहाँ ऐड हो रहा है, हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन एक्चुअली जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो यहाँ डिफरेंट टाइप की होती है, और यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये H2O का ऑक्सीजन है, नहीं कि नाइट्राइटो का ऑक्सीजन है। और फर्दर हम इसको भी ऑक्सीजन के आइसोटोप से यदि रिप्लेस करें तो हमें ये पिक्चर क्लियर हो जाती है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन 18 है H2O लिगेंड का, ये प्रोडक्ट में फाइंड आउट होता है। इसका मतलब ये ऑक्सीजन और ये कोबाल्ट, इनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक नहीं हुआ है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो स्टेबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है और ये डिपेंड करती है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के दौरान जो एक्सचेंज होता है लिगेंड्स का उसकी रेट पर, फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, तो उसके बेसिस पे हम उनकी काइनेटिक स्टेबिलिटी को आइडेंटिफाई करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। और इस काइनेटिक स्टेबिलिटी के बेसिस पे कॉम्प्लेक्सेस की दो कैटेगरी है वो कैटेगराइज की गई है, एक इनर्ट कॉम्प्लेक्स होते हैं, एक लेबाइल कॉम्प्लेक्स होता है। सिंपल हम यदि टर्म्स की बात करें तो इनर्ट का मतलब जनरली इनएक्टिव से हम इसको मैच कर सकते हैं, और लेबाइल का मतलब मोर रिएक्टिव। तो जो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इनकी जो एक्सचेंज रेट होती है, या हम कहें कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन से जो होती है वो काफ़ी स्लो होती है, जबकि लेबाइल कॉम्प्लेक्सेस की जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती है वो काफ़ी फास्ट होती है। अब इनके बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए एक बाउंड्री क्लियर करने के लिए टोबे ने एक सजेशन दिया था कि जो रिएक्शंस जिनके लिए कंडीशन ये थी कि जो टेम्परेचर है वो मस्ट बी 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए और जो कंसंट्रेशन है वो 0.1 m होनी चाहिए। तो इस प्रकार की कंडीशंस पे जब रिएक्शन है वो विदिन 1 मिनट या 1 मिनट से भी कम समय में यदि वो परफॉर्म होती है या प्रोसीड होती है तो हम उस प्रकार के कॉम्प्लेक्स को लेबाइल की कैटेगरी में क्लासिफाइड करते हैं। और यदि समय ज़्यादा ले रही है रिएक्शन तो हम उसको इनर्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। और यहाँ पर एक टर्म और आती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी और जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है इन दोनों में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की यदि हम बात करें तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इस बात पर डिपेंड करती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है उसको आप कितने लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हो, और इसके बेसिस पे दो प्रकार के कॉम्प्लेक्सेस की कैटेगरी बनाई गई है, एक स्टेबल और एक अनस्टेबल। तो स्टेबल कॉम्प्लेक्स वो होते हैं जो इजीली डिकम्पोज नहीं होते, उनको लॉन्ग टर्म के लिए या लॉन्ग टाइम के लिए हम उनको स्टोर कर सकते हैं, जबकि कुछ कॉम्प्लेक्स ऐसे होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं, उनको हम ज़्यादा समय तक स्टोर करके नहीं रख सकते, तो उनको हम अनस्टेबल की कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया टेट्रासाइनन निकलेट का, निकलेट 2। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये थर्मोडायनेमिकली बहुत ज़्यादा स्टेबल है, इसको हम लॉन्ग टाइम के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं, इसका डिकम्पोजिशन है वो इजीली नहीं होता। लेकिन जब हम इसकी रिएक्टिविटी की बात करते हैं, केमिकल जो काइनेटिक स्टेबिलिटी है
उसकी यदि हम बात करें तो ये जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है, ये काफ़ी फास्ट होता है, तो इसको हम वेरी लेबाइल कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत रखते हैं। और सेकंड हम कॉम्प्लेक्स देखें हेक्सामीन कोबाल्ट, तो यहाँ पर हम इस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ये अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स होता है, जबकि रिएक्टिविटी बेसिस पे देखें तो ये काफ़ी स्लो रिएक्ट करता है, तो ये इनर्ट टाइप का एक कॉम्प्लेक्स होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।